गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टार्ट किया था और अपने एस एंड पी ब्लॉक डिस्कस कर लिया था। अभी अपने 2 ब्लॉक्स और अभी पेंडिंग है और वो देखते हैं। आज अपने टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्व और उनके गुण स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि भाई जो पीरियोडिक टेबल थी उसको 4 टाइप के ब्लॉक में डिवाइड किया गया था, मतलब 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया था। और वो कौन कौन से थे? स्टार्टिंग से अपने स्टार्ट करते हैं तो एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, लास्ट के 6 कॉलम, स्टार्टिंग के 2 वर्ग एस के और बीच के कितने 10 वर्ग वो किसके थे? डी ब्लॉक के। तो देखो, जब अपने सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला जो पॉइंट अपने अभी लिखेंगे, अपने नोट करेंगे या अपने जो डिस्कस करेंगे, ये आप ऐसे मानो कि आपके 12th में भी इसका यूज होगा। 12th के बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ पर n-1 क्यों लिखा, d इसके ऊपर 1 से 10 क्यों लिखा, ns 1 से 2 क्यों लिखा। तो देखो, अपने अगर मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल अगर अपने बनाते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट जब अपने बनाते हैं, तब आपको ये पता है कि यहाँ पर जो n है, अपनों ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। और आपको ये पता है मुख्य क्वांटम संख्या वो किसके बराबर होता है? वो होता है आवर्त की संख्या के बराबर। आवर्त की संख्या के बराबर होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो अब अपने अगर बात करते हैं कि भी आवर्त की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? n, और दोनों का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर n-1 d क्यों लिखा? तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आवर्त होता है, कौन से तत्व होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे है, ली, ना, की, रब से फरियाद, फर्स्ट आवर्त बनाया मैंने, सेकंड आवर्त BE, MG, CA, CA के बाद स्टार्ट होता है SC। ये जो SC है स्कैंडियम होता है, ये डी ब्लॉक तत्व है। कौन सा तत्व है? डी ब्लॉक तत्व। ये आवर्त की संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, एक बार स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसका सबसे पहला तत्व होता है स्कैंडियम। अगर अपने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, वो इसके जैसा आया तो अपने ये बता देंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सभी तत्वों का एक साथ ऐसा हो सकता है। देख कैसे होता है, देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्कैंडियम अगर आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। कितना होता है? 21, 21 नंबर परमाणु क्रमांक होता है। तो स्कैंडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं? 21 ही होते हैं। तो देखो, अपने इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो देखो, अब इसका लास्ट कोश ये है सबसे लास्ट कोश है ये। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किया पहले अपनों ने? 4s में। तो अगर आपने वो नियम पढ़ लिए तब आपको इसका ये क्रम कि भाई 4s पहले क्यों आया, 3d बाद में क्यों आया, ऐसे होता है, ठीक है। उसका क्रम बताया गया वो नियम में। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा गया है? डी में। कितना? 1। अब अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। मतलब इसका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर बराबर होगी। मतलब अपनों ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, n जो है वो किसके साथ लगा है? s के साथ। तो यहाँ पर n का मान कितना मिला अपने को?
S के साथ जो संख्या लगी है वो किसका मान है 4, किसका मान है 4, और ये मुख्य क्वांटम संख्या। अभी यहाँ पर देखो कि ये 4 और ये 4 आपस में बराबर है, ये तो है n का मान मुख्य क्वांटम संख्या, ये आवर्त की संख्या। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मुख्य क्वांटम संख्या और आवर्त की संख्या होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो स्कैंडियम जो है वो कौन से आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका n का मान 4 आना चाहिए, तो n का मान अपने को 4 मिला। अब अगर मैं इस जगह 4 रखता हूँ, देखो यहाँ से अपने बनाते हैं, जैसे n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns 2 1 से 2, तो n का मान यहाँ पे क्या लिखा 4s 1 से 2 लिख सकते हैं अपने। यहाँ पर n का मान लिखूंगा तो 4-1 d 1 से 10, 4-1 कितना हो गया 3d। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा गया है 3d में, तो अपना ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये ऐसे आता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे क्यों आता है, इसके लिए आपको एक शब्द ध्यान रखना है, वो क्या है, कैसे है, बात करते हैं अपने। अब ये क्रम है तो ऐसे आ गया, इस क्रम को अपनों ने ऐसे क्यों बनाया, इसके लिए आपको ऑफ बो नियम पढ़ने हैं, ऑफ बो नियम, इसके भी वीडियोज आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो अगर आपके ये नियम पढ़ने में तो आपको ये क्रम पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब इससे संबंधित मैं एक बात और करता हूँ। अभी आपने ये पढ़ा था आज से पहले कि जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसी टाइप का वो ब्लॉक में उपस्थित, वो तत्व उस ब्लॉक में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरे गए हैं, डी में, तो ये जो स्कैंडियम है वो कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ परमाणु की, सपोज करो मैंने परमाणु बनाया, क्या बनाया, परमाणु, तो n का मान जो होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कक्षकों की संख्या होती है। तो यहाँ सबसे बाहरी, बीच वाले नहीं बनाए मैंने, सबसे बाहरी मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बाहरी जो कोश या कक्षक है उसको बोलते हैं 4s, और ये जो अंदर वाला है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जाते हैं, सबसे बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बाहरी कोश से एक अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अब ये जो 3d कक्षक होता है यहाँ पर, ये इसको अगर अपने नाम लिखें तो इसका नाम होता है बाहरी कोश, इसका नाम होता है उपांत्य कोश। क्या नाम होता है, उपांत्य कोश। अब आपको ये पता चला होगा कि उपांत्य कोश किसे बोलते हैं। उपांत्य कोश वो कोश या वो कक्षक होता है जो सबसे बाहरी से एक अंदर वाला हो। सबसे बाहरी कोश कौन सा है, 4s, इसमें अपनों ने इलेक्ट्रॉन भर दिए कितने, 2। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन अपनों ने इसमें फिल कर दिए सॉरी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, 3d में, कहाँ भरे जा रहे हैं, 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो ये जो d वाला है वो क्या है, एक अंदर का कोश है, इसका नाम क्या होता है, उपांत्य कोश। ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे अपनों ने इतनी सारी बातें करी कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 क्यों होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये तो मैंने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिंक होता है 23 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। तो देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अगर अपनी बात करते हैं तो ये जो है वो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों का पहला आवर्त है। और सबसे पहला तत्व कौन सा है, स्कैंडियम। और उसके बाद अगर अपने पहले आवर्त में सबसे लास्ट तत्व कौन सा है, जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपनों ने 1 से लेकर अब बीच में जो भी तत्व आएंगे उसमें D1 2 3 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 तक अपने भर लेंगे। तब अपनों ने इसको कैसे लिखा है, D1 से 10, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इसमें और क्या खास बात होती है, इसके और क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले अपने ने बात की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने याद रखना है अच्छे से। अब अपनी बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धातुएं होती है। क्या होती है, धातुएं। अब आप कहोगे कि भाई एस ब्लॉक के तत्व भी धातुएं थी, बिल्कुल थी। तो एस ब्लॉक के तत्व धातुएं थी, ये भी धातुएं। ये जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। क्या होती है,
कठोर। अगर ये धातु कठोर है तो अपने इसके लिख सकते हैं कि इसका गलनांक और इसका क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? उच्च, क्योंकि जो भी कठोर पदार्थ है उसको गलाने में या उसको वाष्प अवस्था में बदलने के लिए मेरे को या आप लोगों को अपने को ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा गर्म करने के लिए। अब यहाँ पर एक अपवाद भी है, सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर। आपने ये पढ़ना है कि एक धातु होती है Hg मरकरी, पारा बोलते हैं इसे। क्या होता है? पारा। ये जो है वो द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। पूरी आवर्त सारणी में या सभी धातुओं की अगर अपने बात करते हैं तो एक Hg ही ऐसा तत्व है जिसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो Hg है वो खुद किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सबसे अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो अपने पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक आपके 12th में भी है, तो इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। उसका भी बेस यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। ठीक है, यहाँ से डी ब्लॉक से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब आपने ये ध्यान रखना है कि Mn एक ऐसा तत्व है जो +1 से लेकर Mn+7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? मैग्नीज। और कहाँ से लेकर? +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था। ये कहता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनसे अगर कोई यौगिक बनाए जाएं तो डी ब्लॉक के तत्वों को मिलाकर अगर अपने कोई यौगिक बनाएंगे, वो यौगिक जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। यौगिक कौन से होंगे? रंगीन होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अपने ये जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में आते हैं। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या होते हैं? अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा करने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक बोला जाता है। तो देखो उत्प्रेरक कौन कौन से हो सकते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोबाल्ट, Fe, ठीक है, जिंक, और भी बहुत से होते हैं। तो ये इतने सारे तत्व होते हैं, वो सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं और वो किसके रूप में यूज होते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इन तत्वों से एलॉय बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? आपने ये नाम तो सुना हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। एलॉय होती हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है कि 2 या 3 या 4 धातुओं को मिलाकर कोई पदार्थ बना दिया जाए, उसको बोलते हैं एलॉय। ये इसका इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी में मतलब होता है मिश्र धातु। अब ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? देखो आजकल आपको पता है जो भी बाइक्स आती हैं उनके जो टायर होते हैं वो एलॉयज होते हैं, है ना। या फिर जो गाड़ियाँ होती हैं, कार जो होती हैं, उसमें जो सिंपल टायर आते हैं फिर अपने उनको चेंज करा लेते हैं, एलॉय डलवाते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो क्या होते हैं? एलॉय। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ये कठोर। तो ये अपनों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया डी ब्लॉक का। अब अपने स्टार्ट करते हैं कि एफ ब्लॉक है उसका सामान्य गुण कैसे होते हैं और उनके जो तत्व हैं कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने एफ ब्लॉक तत्वों। तो एफ ब्लॉक तत्वों में भी अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे वो भी अपने ऐसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसमें अपने क्या बात करते हैं? अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपने याद रखना है और वो ये होता है n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2। तो देखो इसमें s ब्लॉक के तत्व भी आते हैं, d के आते हैं और f ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपने बनाते हैं तो f ब्लॉक में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब अपने वापस वैसे ही बात करते हैं, अगर मैं परमाणु की बात करता हूँ तो ये मैंने सिर्फ बना रहा हूँ, ये जो सीरीज मैंने बनाई है देखो अपने बात करते हैं कि f ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 2। पहली जो श्रेणी होती है उसका नाम आपको पता है लैंथेनॉइड। कौन से तत्व होते हैं ये? लैंथेनॉइड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं सीरियम 58 नंबर एलिमेंट से और कहाँ तक जाते हैं? ल्यूटीशियम 71 नंबर एलिमेंट तक। परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 71 नंबर तक तत्वों की जो श्रेणी होती है उनको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। दूसरा पॉइंट बात करते हैं अपनी एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड जो होता है वो थोरियम 90 नंबर एलिमेंट TH थोरियम से लेकर 103 नंबर एलिमेंट LR लोरेंशियम तक की जो श्रेणी होती है उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनॉइड तत्व बोला जाता है। तो अगर मैं सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूँ, किसका? सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख रहा हूँ, वो होता है देखो 4 5 6 4F 6D 4F 5D 6S2 और ये 1 और ये भी 1। ठीक है, तो देखो इसमें जो है यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने, आपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने। पहली तो बात ये, गलती कहाँ होती है? यहाँ पर गलती होती है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये गलती का पोर्शन है। तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सबसे बाहरी कोश 6s, उसके अंदर वाला कोश 5d, सबसे अंदर वाला कोश 4f। तो 6s जो होता है वो सबसे बाहरी कोश होता है। सबसे बाहरी कोश के एक अंदर वाला कोश होता है, उसे बोलते हैं उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश। अभी अपनों ने डी ब्लॉक की बात की थी। और अगर ये सबसे बाहरी कोश, ये एक अंदर वाला कोश और उसके अंदर नेक्स्ट जो कंटिन्यू जो कोश आता है 4f, इसे बोलते हैं उप उपांत्य। क्या बोलते हैं? उप उपांत्य कोश बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना आपने n माइनस ये ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अब ये अपनों ने जो 2 श्रेणियां बनाई है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये जो दोनों श्रेणियां होती हैं ये आपको पता है कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी के बाहर अलग से इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक्टिनाइड श्रेणी की। एक्टिनाइड श्रेणी में स्टार्ट कहाँ से होता है? 90। तो इसमें एक एलिमेंट होता है 92 नंबर यूरेनियम। 92 नंबर तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनको परा यूरेनियम तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परा यूरेनियम। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूरेनियम, इन तत्वों के जो आविष्कार है या इनका जो विकास है वो लैब में हुआ है। ये यूरेनियम के बाद वाले तत्व प्रकृति में नहीं मिले। कहाँ नहीं मिले? प्रकृति में नहीं मिलते। तो इन तत्वों को किससे बनाया गया है? यूरेनियम से। और इनको अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? परा यूरेनियम। इन तत्वों की एक खास बात और होती है। कौन से की? एक्टिनाइड तत्वों की। इन तत्वों का एक खास गुण ये है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? रेडियो एक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुण है इनका। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब इन तत्वों को अगर अपने प्रकृति में, वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो इनसे अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणें निकलती रहती है। ठीक है,
क्या क्या निकलेंगे इनसे, अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणें निकलती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये अपने आप ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बहुत समय बाद। रेडियो एक्टिव तो कौन से थे कि अगर उनको प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए तो उनसे क्या क्या निकलेंगे, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें निकलती हैं और ये क्या हो जाते हैं कि अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये अपने जनरल इंट्रोडक्शन था SPD एंड F ब्लॉक का। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे अपने